प्यारे विद्यार्थियों, तरुण स्कूल पीकेटी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज अपन पढ़ेंगे क्लास 12 राजनीति विज्ञान, जिसमें अपना चैप्टर चल रहा था सेकंड इकाई का चैप्टर था राजनीतिक संस्कृति। आज से अपन पढ़ेंगे राजनीतिक संस्कृति और लोकतंत्र में क्या संबंध है, यानी राजनीतिक संस्कृति का लोकतांत्रिक व्यवस्था या लोकतांत्रिक संस्था में क्या योगदान है। इसमें देखो, राजनीतिक संस्कृति की अवधारणा इस बात पर बल देती है कि जनता के मूल्य का मतलब जीवन मूल्य, जनता का विश्वास, जनता की कुशलता का राजनीति पर सामान्य रूप से महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। यानी राजनीति पर जनता के जो जीवन मूल्य है, जनता का शासन व्यवस्था के प्रति विश्वास है, उनकी कुशलता है, उनका सामान्य रूप से प्रभाव पड़ता है। यानी जनता की सरकार से कुछ आकांक्षाएं होती है, उनका विश्वास होता है, तो इनका महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। कहां? विशेष रूप से जहां लोकतांत्रिक संस्थाएं हैं उन पर प्रभाव तभी पड़ेगा वहां लोकतांत्रिक तरीके से शासन व्यवस्था चल रही है। अगर तानाशाही शासन व्यवस्था है, अधिनायक तंत्र है, तो वहां जनता का उस शासक के ऊपर किसी भी प्रकार का कोई महत्वपूर्ण प्रभाव नहीं पड़ेगा। यानी जनता के अधिकार और कर्तव्य दोनों होंगे जहां लोकतांत्रिक व्यवस्था है वहां, नहीं तो सिर्फ और सिर्फ जनता के कर्तव्य ही रहेंगे, अधिकार नहीं होंगे जहां अधिनायक तंत्र या तानाशाही है। अब देखो, इसमें सन 1950 से 60 यानी 50-60 के दशक के विभिन्न विचारकों ने अपने देश की राजनीतिक व्यवस्था का अध्ययन किया था। यानी 1950 से 1960 की जो अवधि है, इनमें अलग अलग देशों के जो विचारक थे, उन्होंने अलग अलग देशों की जो राजनीतिक व्यवस्था थी, यानी उस राज्य में चलने वाली शासन व्यवस्था थी, उसका अध्ययन किया था। और उस अध्ययन में राजनीतिक संस्कृति, यानी राजनीतिक संस्कृति में व्यक्तियों की उस व्यवस्था में कितना योगदान है, व्यक्ति कहां तक सहभागी है, या शासन की कौन सी उपागम, कौन सी पद्धतियां चल रही है, उस राजनीतिक संस्कृति के आधार पर ही उस पद्धतियों का प्रारंभ किया गया था। लोकतांत्रिक शासन प्रणाली के लिए उचित और उपयुक्त सामाजिक परिवेश राजनीतिक संस्कृति के द्वारा ही विकसित किया जाता है। अब लोकतांत्रिक शासन प्रणाली के लिए क्या जरूरी है? उचित और उपयुक्त सामाजिक परिवेश। उचित और उपयुक्त सामाजिक परिवेश का मतलब है समाज में सभी व्यक्तियों के साथ में समानता का व्यवहार, किसी के साथ में भेदभाव नहीं, किसी को कोई विशेषाधिकार नहीं, समान रूप से सभी को समान संरक्षण, सभी के ऊपर समान कानून, जाति, धर्म, क्षेत्र, भाषा इत्यादि के आधार पर भेदभाव नहीं, शांति व्यवस्था, व्यक्तियों की अधिकार, ये सब मिलते हैं। ऐसा जो परिवेश होता है वो उचित और उपयुक्त परिवेश माना जाता है। तो ऐसे उपयुक्त सामाजिक परिवेश राजनीतिक संस्कृति के द्वारा ही विकसित किया जाता है। यानी ऐसा सामाजिक परिवेश उत्पन्न करने में राजनीतिक संस्कृति का बहुत बड़ा योगदान है, जिनकी वजह से इस परिस्थिति में ऐसे उपयुक्त वातावरण में लोकतांत्रिक व्यवस्था की स्थापना होती है। अब देखो, राजनीतिक संस्कृति व लोकतंत्र के मध्य संबंधों पर जो सर्वप्रथम अनुभवी अनुसंधान किया था गैब्रियल आमंड और सिडनी बर्बा ने। प्रश्न आ सकता है, जैसे पूछा जा सकता है कि राजनीतिक संस्कृति व लोकतंत्र के मध्य संबंधों पर सर्वप्रथम अनुसंधान किसने किया था? तो अनुभवी अनुसंधान गैब्रियल आमंड और सिडनी बर्बा ने 1963 ईस्वी में किया था। उन्होंने एक पुस्तक लिखी थी, एक ग्रंथ लिखा था, द सीवियस कल्चर, पॉलिटिकल एटीट्यूड्स एंड डेमोक्रेसी इन 5 नेशन में इन्होंने प्रत्येक राष्ट्र राज्यों की जो अलग अलग राजनीतिक संस्कृति थी, अलग अलग व्यवस्था थी, उनके बारे में इस ग्रंथ में उन्होंने उल्लेख किया था। अब उन्होंने देखो, इसमें उन्होंने ब्रिटेन, जर्मनी, इटली, अमेरिका और मेक्सिको में लोकतंत्र की स्थिरता और अस्थिरता पर राजनीतिक संस्कृति के प्रभावों का विश्लेषण किया था कि कुछ राष्ट्रों के अंदर लोकतांत्रिक व्यवस्था स्थायी रूप से चल रही है, कहीं जगह अस्थिर है। उसके पीछे प्रमुख कारण क्या है? राजनीतिक संस्कृति का प्रभाव महत्वपूर्ण है। यानी जैसे एक तरफ उन्होंने इंग्लैंड और अमेरिका को रखा था, दूसरी तरफ इटली और जर्मनी को रखा था। दोनों जगह वहां तानाशाही थी और विधिवत रूप से लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था चल रही है। तो इस ग्रंथ में उन्होंने विशेष रूप से राजनीतिक संस्कृति के प्रभाव का विश्लेषण किया था कि राजनीतिक संस्कृति जो एक उपयुक्त और उचित सामाजिक परिवेश स्थापित करने में सहायक होती है। जहां उचित और उपयुक्त सामाजिक परिवेश है वहां लोकतांत्रिक व्यवस्था है, और जहां उचित और उपयुक्त सामाजिक परिवेश नहीं है वहां तानाशाही है। और जहां लोकतांत्रिक व्यवस्था है, उचित उपयुक्त सामाजिक परिवेश है, वहां की लोकतांत्रिक व्यवस्था स्थिरता लिए हुई है, यानी स्थिर है। और जहां उचित और उपयुक्त सामाजिक परिवेश नहीं है वहां शासन व्यवस्था अस्थिर, तानाशाही है भी देखने को मिलती है। तो इन्होंने
इसमें विशेष रूप से एक और इंग्लैंड और अमेरिका की राजनीतिक संस्कृति का अध्ययन किया था, और दूसरा इनकी जो तुलना है दूसरी और जर्मनी और इटली की राजनीतिक संस्कृति में अंतर का खुलासा किया कि दोनों जगह शासन व्यवस्था चल रही है, संस्कृति राजनीतिक संस्कृति के योगदान है, लेकिन अमेरिका और ब्रिटेन और इधर इटली और जर्मनी में रात दिन का अंतर है, इनके बारे में इन्होंने खुलासा किया था। तो ये राजनीतिक संस्कृति और लोकतंत्र में संबंध स्थापित करने में प्रमुख बात है। अब हम पढ़ेंगे राजनीतिक संस्कृति के प्रकार। हाँ, राजनीतिक संस्कृति के प्रकार में देखो, पहला प्रकार है संख्या, शक्ति और सहभागिता के आधार पर राजनीतिक संस्कृति को दो भागों में बांटा गया। कितने भागों में बांटा गया है? दो भागों में। संस्कृति को दो भागों में बांटा गया है। किस आधार पर? संख्या, शक्ति और सहभागिता के आधार पर। एक तो अभिजन राजनीतिक संस्कृति और दूसरा जनसाधारण राजनीतिक संस्कृति। संख्या, शक्ति और सहभागिता। संख्या शक्ति का मतलब है कि संख्या में अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक, और शक्ति एक शक्ति धारक और दूसरा जिस पर शक्ति प्रयुक्त की जाती है। और सहभागिता सरकार के निर्णयों में, सरकार के कार्यों में, गतिविधियों में उनका योगदान, उनकी भागीदारी से। तो इस आधार पर राजनीतिक संस्कृति को दो भागों में बांटा गया है। एक तो है अभिजन राजनीतिक संस्कृति या विशिष्ट वर्गीय राजनीतिक संस्कृति, इसको कह सकते हैं। दूसरा है जनसाधारण की राजनीतिक संस्कृति। अब अभिजन वर्ग जो है अल्पसंख्यक है, लेकिन सत्ता या राज व्यवस्था में उसकी महत्वपूर्ण भूमिका या भागीदारी होती है, हर तरह के सरकारी निर्णयों में उनकी भागीदारी होती है। और जनसाधारण जो बहुसंख्यक है लेकिन राज व्यवस्था में उनकी भागीदारी नहीं होती है, उनकी अगर भागीदारी होती है तो वो नाम मात्र की या यानी सरकार में प्रतिनिधि चुनने तक वो सम्मिलित होते हैं। अब इसमें देखो, अभिजन राजनीतिक संस्कृति ये अल्पसंख्यक है, इनको शासक वर्ग कह सकते हैं। और जनसाधारण की राजनीतिक संस्कृति ये बहुसंख्यक है लेकिन ये शासित वर्ग है, यानी अभिजन वर्ग इनके ऊपर शासन करते हैं। तो इसमें देखो, अभिजन राजनीतिक संस्कृति में ऐसे लोग जो सत्ता में होते हैं, यानी इस संस्कृति में कौन होंगे? सत्ताधारी लोग होंगे, और सरकारी निर्णयों में उनकी भागीदारी होती है, और वे कार्यों व निर्णयों के प्रति क्या होते हैं? उत्तरदायी होते हैं, अभिजन कहलाते हैं। ये अभिजन अल्पसंख्यक होते हैं। सत्ता अवस्था में कितने लोग हैं? गिने चुने लोग हैं। तो ये क्या है? अल्पसंख्यक होते हैं। ये लोग सामाजिक व राजनीतिक कार्यों में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है, यानी इन अभिजनों की सामाजिक गतिविधियों में और राजनीतिक गतिविधियों में महत्वपूर्ण भूमिका इन अभिजन वर्ग की होती है। इसको शासक वर्ग भी कह सकते हैं। तो संख्या शक्ति के आधार पर राजनीतिक संस्कृति को दो भागों में बांटा गया है। एक अभिजन राजनीतिक संस्कृति जो शासक वर्ग, और दूसरा जनसाधारण की राजनीतिक संस्कृति जो शासित वर्ग। दूसरी है जनसाधारण की राजनीतिक संस्कृति। इसमें देखो, इनको शासित वर्ग कहते हैं, यानी शासक अभिजन इनके ऊपर शासन करते हैं। इसमें देखो, ऐसे लोग जिनकी सरकारी निर्णयों में भागीदारी नहीं होती है या नाम मात्र की होती है, इसकी कार्य प्रणाली अलग अलग प्रकार की होती है, इसे जनसाधारण की संस्कृति कहते हैं। क्यों? ये बहुसंख्यक होते हैं, अलग अलग विचारधारा के लोग होते हैं, कई पढ़े लिखे हैं, कई अनपढ़ हैं, अलग अलग विचारधारा, अलग अलग क्षेत्र है, अलग अलग सूझबूझ, अलग अलग दृष्टिकोण, अलग अलग रवैया, अलग अलग पद्धति का अनुसरण करने वाले हैं। तो इनकी जो कार्य प्रणाली है वो अलग अलग होती है, इनको शासित वर्ग में रखा जाता है। तो ये तो हो गई संख्या शक्ति के आधार पर राजनीतिक संस्कृति के प्रकार दो। अब सत्ता में सैन्य भूमिका के आधार पर राजनीतिक संस्कृति को प्रोफेसर एस फाइबर ने तीन भागों में बांटा था। यूं तो चार है, इन्होंने तीन भाग बताए थे। सत्ता में सैन्य भूमिका यानी शासन व्यवस्था में सेना की भूमिका के आधार पर राजनीतिक संस्कृति को अपने फाइबर ने तीन भागों में बांटा था। प्रोफेसर एस ई फाइबर ने अपनी पुस्तक द मैन ऑन हॉर्सबैक में सैनिक सत्ता की भूमिका के आधार पर राजनीतिक संस्कृति को तीन प्रकार बताए हैं या तीन भागों में बांटा है। पहला है परिपक्व राजनीतिक संस्कृति। इसमें शासन सशस्त्र सेनाओं पर निर्भर नहीं रहता, यानी शासन की संचालन करने वाला सेना पर निर्भर नहीं है। सेना शासन व्यवस्था के कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करती है, यानी ऐसी शासन व्यवस्था, ऐसी राजनीतिक संस्कृति लोकतांत्रिक देशों में देखने को मिलती है, जैसे भारत है, ब्रिटेन है, अमेरिका है।
इसमें ये देखा जाता है। दूसरा है विकसित में, इसमें सैनिक दबाव के कारण, सैनिक दबाव के कारण का मतलब है शासक है वो सेना के प्रमुख जो होते हैं उनके दबाव में रहते हुए कार्य करते हैं, जैसे अपने पड़ोसी देश पाकिस्तान। यानी कभी भी किसी भी स्थिति में किसी भी परिस्थिति में तख्तापलट कर दिया जाता है, सेना का प्रमुख शासक की बात को संभाल लेता है, तख्तापलट विधिवत रूप से चुनी हुई सरकार को अपदस्थ कर देता है। सैनिक दबाव के कारण असैनिक सरकारों को नुकसान पहुंचाया जाता है। असैनिक सरकार का मतलब है जिसमें सरकार है सेना पर निर्भर नहीं होती, सेना शासन अवस्था के कार्य में हस्तक्षेप नहीं करती है, तो ऐसे जो तख्तापलट जहां होते हैं ना वो असैनिक सरकारों को नुकसान पहुंचाने का कार्य करते हैं, जैसे पाकिस्तान करते ही भारत को नुकसान पहुंचा रहा है, या उन पर हमेशा खतरा बना रहता है, जैसे पाकिस्तान, मिस्र, कोरिया, क्यूबा, इनमें इस प्रकार की राजनीतिक संस्कृति देखने को मिलती है। और तीसरा है इसमें निम्न या अविकसित, इस संस्कृति में लोग कम संगठित होते हैं, यानी इसमें संगठन का, लोगों के संगठन का अभाव होता है। क्यों? कि यहां सैनिक सत्ता प्रभावी होती है, यानी सारी गतिविधियां सेना के द्वारा संचालित की जाती है, जैसे सीरिया है, लीबिया है, म्यांमार है, इसमें इस प्रकार की संस्कृति राज व्यवस्था देखने को मिलती है। अब अगला है सहभागिता के आधार पर राजनीतिक संस्कृति के प्रकार। सहभागिता के आधार पर वाइजमैन ने अपनी पुस्तक पॉलिटिकल सिस्टम सम सोशियोलॉजिकल अप्रोच, एक पुस्तक दी, उसमें इन्होंने राजनीतिक संस्कृति के 3 विशुद्ध और 3 मिश्रित रूप बताए हैं। अब देखो विशुद्ध रूप कौन कौन से बताए हैं? संकुचित राजनीतिक संस्कृति, दूसरा अधीनस्थ या पराधीन राजनीतिक संस्कृति, इसको प्रजाभावी भी कहते हैं, प्रजाभावी राजनीतिक या अधीनस्थ या पराधीन राजनीतिक संस्कृति, और तीसरी सहभागी राजनीतिक संस्कृति। ये तो विशुद्ध रूप में बताए थे, यानी संकुचित, अधीनस्थ या प्रजाभावी, सहभागी, और या मिश्रित रूप में संकुचित प्रजाभावी राजनीतिक संस्कृति, प्रजाभावी सहभागी और संकुचित सहभागी, ये मिश्रित रूप बताए। तो इस प्रकार इन्होंने विशुद्ध रूप और मिश्रित रूप में 3 प्रकार बताए थे। राजनीतिक संस्कृति को 3 विशुद्ध और 3 मिश्रित रूप में बांटा था। अब अगला अपन पढ़ेंगे राजनीतिक व्यवस्था की भूमिका के आधार पर राजनीतिक संस्कृति का जो वर्गीकरण है। आमंड ने राजनीतिक संस्कृति को 4 भागों में बांटा था, उनको अपन नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद।